अच्छा जी, चलिए जी एक्सप्लोर करते हैं हम अपने पहले स्टेप को जिसका नाम है वैल्यू चेन। सही है। Information about sustainability related risk and opportunity is useful to the primary user because an entity's ability to generate cash flow over the short, medium, and long term is inextricably linked to the interaction between the entity and its stakeholders, society, economy, and natural environment throughout the entity's value chain. अच्छा, यहां से अगर आप वर्ड देखें बच्चों, इस वर्ड को हमने समझना है बिकॉज ये वो वर्ड है जहां पे वैल्यू चेन का वर्ड यूज हो रहा है। सही है। तो वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि जी आपने ये देखना है, कि जी जो आप इंटरेक्ट कर रहे हैं किसके किसके दौरान इंटरेक्ट हो रहा है, बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट थ्रू आउट द एंटिटीज वैल्यू चेन। तो इससे एक चीज बड़ी सिंपल है कि जी अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तब भी सस्टेनेबिलिटी का मसला है, अगर आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे और आपकी वैल्यू चेन में अगर कोई और इंटरेक्ट कर रहा है तो वो भी सस्टेनेबिलिटी का मसला है। ये बड़ी इसकी एक इंपॉर्टेंट वजाहत है, इसकी इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है। सही है। अच्छा, वैल्यू चेन की डेफिनेशन क्या है? वैल्यू चेन आपसे कहता है, अच्छा ऊपर इंटरेक्शन की बात कर रहा है और फिर वो कहते हैं द फुल रेंज ऑफ इंटरेक्शंस, और फिर मजीद एक वजाहत करता है रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप, जो कि हमने आगे जाके पढ़ना है, रिलेटेड टू अ रिपोर्टिंग एंटिटीज बिजनेस मॉडल एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। और जब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास सोसाइटी, एनवायरनमेंट, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ जाती है। सही है। तो वो कहते हैं फुल रेंज ऑफ इंटरेक्शन, जो भी आपका इंटरेक्शन है, जो भी आपकी रिसोर्सेज है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, किससे रिलेटेड? आपसे रिलेटेड, आपके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड। जब वो कहता है आपके बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, तो बिजनेस मॉडल में आपके पास इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है। तो इनपुट के लिए अगर आप सप्लायर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सही है, सुनिएगा मेरी बात को, अगर आपको फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाने के लिए कॉटन चाहिए, सही है, अगर आपको कपड़ा बनाने के लिए, आपका बिजनेस मॉडल क्या है? मेरे पास कॉटन आएगा, उस कॉटन से मैं कपड़े बनाऊंगा और कपड़ों को आगे सेल करूंगा। ये आपका एक बिजनेस मॉडल है। जब ये आपका बिजनेस मॉडल है तो इस बिजनेस मॉडल को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप क्या करते हैं? आप इन्वायरमेंट से, आप सोसाइटी से, आप इकोनॉमी से, आप स्टेक होल्डर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। भाई कॉटन कहाँ से आएगा? भाई कॉटन आएगा सप्लायर से। सप्लायर आपका वैल्यू चेन का पार्ट बन चुका है। सही है। अच्छा, अगर सप्लायर आपका वैल्यू चेन का पार्ट बन चुका है तो इसका मतलब है सप्लायर आपको कॉटन जो है वो प्रोवाइड करेगा। जब सप्लायर उस कॉटन को प्रोड्यूस करने के लिए अगर पानी का इस्तेमाल कर रहा है, सही है, तो इसका मतलब ये है कि जी आप तो डायरेक्टली जो कॉटन है आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, बट चूंकि आपके बिजनेस मॉडल में आप सप्लायर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, उस सप्लायर के साथ आपका एक रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो मोहल्ले का सारा पानी जो है वो ऑक्युपाई कर रहा है, इरिगेशन सिस्टम के लिए सारा का सारा पानी यूज कर रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक इंपैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक इंपैक्ट आ सकता है कि कल को रेगुलेशन चेंज हो सकती है। स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जी ये आपका मसला है, ये उसका मसला नहीं। आप ये ना देखें कि उसका मसला है, मैं तो जी सिर्फ इंपोर्ट कर रहा हूं, नहीं, आपका भी मसला है बिकॉज आपके पूरे वैल्यू चेन की इंटरेक्शन की बात करता है। क्या इसकी मजीद वजाहत करिए, इसकी मजीद वजाहत करिए, और हम अब चलेंगे, मूव करेंगे एजुकेशन मटेरियल के ऊपर, जो कि हमारे पास आईएसबी ने एक स्पेसिफिकली आईएफआरएस S1 से रिलेटेड कुछ एजुकेशन मटेरियल बनाया है और मजीद गाइडेंस आपको प्रोवाइड करिए। तो देखिए मेरी बात सुनिएगा बच्चों, जो हमारा फ्रेमवर्क है ना, वो फ्रेमवर्क में हमारे पास आईएफआरएस S1 भी है, हमारे पास फ्रेमवर्क में जो SASB स्टैंडर्ड्स हैं वो भी है। वो जो फ्रेमवर्क हमारा बना है वो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट रेगुलेशन से बना है। आईएफआरएस S1 डिफरेंट रेगुलेशन से बना हुआ है, उसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। प्लस उसके अलावा जितनी भी गाइडेंस अवेलेबल है, चाहे वो आईएसबी ने खुद इशू करी हो, चाहे वो डेलॉयट की हो, चाहे वो PwC की हो, चाहे वो EY की हो, ईच एंड एवरीथिंग, प्लस जो मैंने इतने साल इस टॉपिक के ऊपर काम करा इंटरनेशनली, वो सारी की सारी चीज़ आपके सामने कंबाइन करूंगा ताकि आपको वो मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, सारी रेलिवेंट चीज़ आपके सामने जो है मौजूद होगी। तो वैल्यू चेन से रिलेटेड जो कि हमारा पहला स्टेप है, उससे रिलेटेड हमें एजुकेशन मटेरियल क्या कहता है, आई मजीद गाइडेंस पढ़ने की कोशिश करता है। तो अगर मैं आपके साथ मूव करूं एजुकेशन मटेरियल के ऊपर, तो उसने बड़ी ज़बरदस्त एक एग्जाम्पल दी है। वो कहता है टू आइडेंटिफाई इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड एंटिटी टू आइडेंटिफाई। अच्छा, इसका मतलब है हम वही पैराग्राफ में जिसका अल्टीमेट पर्पस क्या था कि जी आपने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना है। तो वो 4 स्टेप थे। उसका पहला स्टेप क्या था? वैल्यू चेन एंड एंटिटी कंसीडर। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एंटिटी पहला स्टेप क्या कंसीडर कर रही है? इट्स इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी, द इकोनॉमी एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट थ्रू आउट इट्स वैल्यू चेन। ये जो वर्ड आया थ्रू आउट इट्स वैल्यू चेन, सही है। तो इसका मतलब है क्या मैं अपना बिजनेस कमाने के लिए क्या सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता हूं? हाँ जी आप इंटरेक्ट करते हैं। क्या मैं स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं? हाँ जी आप इंटरेक्ट करते हैं। क्या मैं इकोनॉमी के साथ इंटरेक्ट करता हूं? हाँ जी आप करते हैं। क्या मैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता हूं? तो आप समझने की कोशिश करिएगा सस्टेनेबिलिटी इज नॉट ओनली अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट मेरे बच्चों, सही है। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, सारी की सारी। तो सोशल में आपका स्टेक होल्डर
भी आ जाएगा, सोशल में आपकी इकोनॉमी भी आ जाएगी, सोशल में आपके रेगुलेटर्स भी आ जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सिर्फ पत्ते लगाना है, पौधे लगाना जो है वो सस्टेनेबिलिटी नहीं है IFRS S1 के हिसाब से, सही है। थ्रू आउट इट्स वैल्यू चेन, सी पैराग्राफ 2 IFRS S1 जो हमने पढ़ा। दिस इंटरेक्शन अकर्स एज द एंटिटी ऑपरेट इट्स बिजनेस मॉडल, जो आपका बिजनेस मॉडल है उसमें आप जो है वो इंटरेक्ट करेंगे, एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन व्हिच द एंटिटी ऑपरेट्स, एंड एंटिटीज एबिलिटी टू जनरेट द कैश फ्लोज इन इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू दिस इंटरेक्शन। वो कह रहा है कि जी आपकी जो एबिलिटी है पैसा कमाने की, जो आपका बिजनेस मॉडल है, मुझे बड़ा जबरदस्त लगता है, आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें जो आप पैसा कमा रहे हो वो लिंक्ड है आपके इन इंटरेक्शन के साथ। किन के साथ इंटरेक्शन है आपका, किन के इंटरेक्शन है, स्टेक होल्डर, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, सही है। दैट इज द एंटिटी कैन नॉट जनरेट द कैश फ्लोज विदाउट इंटरेक्टिंग विद द स्टेक होल्डर, सोसाइटी, द इकोनॉमी एंड स्लैश और, एंड के साथ और का भी वर्ड लिखा है। क्या मतलब इसका, कि जरूरी नहीं कि चारों को, किसी एक के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है तो वो सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है थ्रू आउट इट्स वैल्यू चेन। एक और वजाहत जो मैं आपसे कर रहा था, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में भी आपको इंटरप्रेट करके बताया था, मजीद आपको प्रूव करके बता रहा हूं। एंड एंटिटीज इंटरेक्शन कैन बी बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सही है। दो वर्ड्स हैं, एक तरफ आपके पास डायरेक्ट है, दूसरी तरफ आपके पास इनडायरेक्ट है। क्या मतलब इसका, फॉर एग्जाम्पल एन एंटिटी माइट इंटरेक्ट, डायरेक्टली को डिस्कस करते हैं और डायरेक्टली से कुछ शाखें निकालते हैं। एन एंटिटी माइट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द नेचुरल एनवायरनमेंट थ्रू इट्स यूज ऑफ टिम्बर एज अ रॉ मटेरियल टू क्रिएट इट्स प्रोडक्ट, सही है। तो यहाँ पे जो एंटिटी है जो डायरेक्टली, क्या मतलब, वो डायरेक्टली जो है वो पत्ते पौधे वगैरह और फॉरेस्ट वगैरह में से टिम्बर यूज कर रही है ताकि अपना प्रोडक्ट बना सके, जो इसका बिजनेस मॉडल है, सही है। इसका मतलब है क्या वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हाँ जी कर रही है। क्या वो एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हाँ जी कर रही है। क्या वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होंगे जो फॉरेस्ट वगैरह होंगे, क्या उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, हाँ जी कर रही है। क्या वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हाँ जी कर रही है। एक और एंटिटी है, अब इनडायरेक्ट को डिस्कस करते हैं। और इनडायरेक्ट जो एंटिटी है वो another entity might interact indirectly with the natural environment through its supplier। इसका मतलब है ये जो एंटिटी है ये क्या कर रही है, ये कह रही है कि जी मैं जो है ये दरख्त वगैरह नहीं काट रही, मेरा जो सप्लायर है वो काट रहा है। भाई अगर आपका सप्लायर काट रहा है तो क्या वो इंटरेक्ट कर रहा है, हाँ जी इंटरेक्ट कर रहा है थ्रू आउट इट्स वैल्यू चेन। क्या सप्लायर आपके वैल्यू चेन का पार्ट है, यस सप्लायर मेरे वैल्यू चेन का पार्ट है। might use timber as a raw material to create a product the entity uses, और उस टिम्बर से वो जो रॉ मटेरियल बना रहा है वो इस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है ताकि एंटिटी उसको यूज कर सके। स्टैंडर्ड यहाँ पे आपसे कहता है when an entity consider its value chain including the breadth and the composition of the value chain, the entity consider both its direct and indirect interaction with its stakeholder, society, the economy and the natural environment when identifying sustainability related risk and opportunity। तो यहाँ पे तो जो मैं आपसे पहली क्लास में, जो ओरिएंटेशन के बाद हमारी पहली क्लास हुई थी, सही, जिसमें मैंने पूरा IFRS S1 को आपको निचोड़ के बता दिया था। अब हर वो चीज़ जो मैंने आपको बताई थी उसको हम स्टैंडर्ड से, एजुकेशन मटेरियल से, हर एक चीज़ से उसको क्रॉस रेफर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब पेपर आएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें 3 से 4 किस्म के पेपर आ सकते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर पेपर इस तरीके से आता है कि जी आप ऑडिटर हैं, मैं पढ़ा आपको IFRS S1 लेकिन इसी के ऊपर ऑडिट होगा, आप ऑडिटर, मैनेजमेंट आपसे कहती है कि जी सप्लायर जो है वो कर रहा है, मेरी गलती नहीं है, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगी, सही है, मैं इसको डिस्क्लोज अपने आप आंसर कहाँ से लिखेंगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि यार। तो यहाँ पे ये रेफरेंस ज़रूरी है, यहाँ पे ये लॉजिक ज़रूरी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वर्ड ज़रूरी है, ये थ्रू आउट इट्स वैल्यू चेन का वर्ड ज़रूरी है। तो वो वर्ड लिखोगे तो बाइबल लिखोगे, बाइबल लिखने के बाद कहोगे जी एज पर बाइबल ये चीज़ बनती है, आप ऐसा नहीं कर रहे, देयरफॉर दिस इज अ मिस स्टेटमेंट, और फिर अपने ओपिनियन के ऊपर आप जाओगे, सही है। तो ये चीज़ ऑडिट में भी कवर्ड हो रही होगी, ये चीज़ जो है। अच्छा, जब सवाल आएगा और सवाल में मैनेजमेंट जो है, अगर इस सवाल में चीज़ दी हुई होगी तो और सवाल में लिखा होगा आइडेंटिफाई करें, तो आप आइडेंटिफाई करें अलॉन्ग विद एक्सप्लेनिंग व्हाई। जब व्हाई का वर्ड आपसे पूछेगा ना पेपर में, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि जी आपने इसलिए लिखना है बिकॉज थ्रू आउट, तो ये वर्ड्स आप लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, सही है। अच्छा, एक एग्जांपल है, बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं, सही है। इंटरेक्शन विद स्टेक होल्डर्स, सोसाइटी, द इकोनॉमी एंड द नेचर। इसका मतलब क्या, इसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है। अच्छा, मैं आपको इसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, लेकिन जो एजुकेशन मटेरियल्स अगर हमारे पास कुछ गाइडेंस है ना, उसको देखना स्टार्ट करते हैं। क्यों? द रीजन इज कि जी अगर पेपर अब वो बनाएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इलस्ट्रेशंस को, इंटरप्रिटेशन को यूज कर सकता है, सही है। तभी मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं एग्जांपल पढ़ के भी आपको निकाल सकता था। अच्छा, एन एंटिटी ऑपरेटिंग इन द कंटेनर्स एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन सप्लायर इन 3 जुरिस्डिक्शन फॉर रॉ मटेरियल। एक कंपनी जो है वो कंटेनर्स एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है और 3 जुरिस्डिक्शन, 3 डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है, एक यूके में है, एक यूरोप में है, एक एशिया में, सही है। दीज सप्लायर्स आर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू चेन, समझ आती है, बिकॉज द एंटिटी यूजेस एंड डिपेंड्स ऑन ईच सप्लायर्स टू ऑपरेट इट्स बिजनेस एंड क्रिएट इट्स प्रोडक्ट, सही है। तो उसका बिजनेस मॉडल ये कि मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल के लिए आपको अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो उसका मतलब आप रिसोर्स यूज कर रहे हैं। रिसोर्स किससे आप आ रही है, आपके पास सप्लायर के पास, सप्लायर के साथ आपका एक इंटरेक्शन है, सप्लायर के साथ आपका एक रिलेशन है। तो रिसोर्स एंड रिलेशनशिप जो कि मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट द
the resource here is a raw material, and to obtain that resource you have a relationship with the supplier, and you are interacting with the supplier, and the supplier is interacting with the natural environment, सही है, to provide you the raw material. ये हमारे पास पूरी लॉजिक है इसकी. अच्छा, तो फिर वो आपसे कहता है these suppliers are part of its value chain because the entity uses and depends on each supplier to operate its business and create its products. The entity consider its interaction both direct and indirect with the stakeholders, society, the economy and the natural environment throughout its value chain. The entity notes that जो पहली है, तो इसका मतलब एंटिटी है, उसके 3 सप्लायर है. पहला है jurisdiction A, सही है. jurisdiction A को डिस्कस करते हैं. Jurisdiction A, local communities are protesting against the entity's deforestation practices. सही है, क्योंकि जब उसको रॉ मटेरियल देना है आपको, तो वो जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो सारे दरख्त वगैरह, सारे पत्ते वगैरह और सारे के सारे लकड़ियाँ वगैरह तोड़ रही. सही है, which could affect the ability of the entity's suppliers in jurisdiction A to do business with the entity. अब समझे कि यहाँ पे किससे इंटरेक्शन हो रहा है? सोसाइटी से. क्या आप डायरेक्टली कर रहे हैं? आप डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं? हाँ जी, आप इनडायरेक्टली कर रहे हैं. कैसे? बिकॉज वो जो है वो फॉरेस्ट को जो है वो डिफॉरेस्ट कर क्यों रहा है? वो डिफॉरेस्ट इसलिए कर रहा है बिकॉज आपकी ख्वाहिशात को पूरा कर सके. और आपकी ख्वाहिश क्या है? आपका बिजनेस मॉडल क्या है कि मुझे वो चीज चाहिए ताकि मैं कोई चीज प्रोड्यूस कर सकूं और मैं पैसे कमा सकूं. तो बात सिंपल सी ये है कि जी क्या आपका सप्लायर सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि अगर उस कम्युनिटी के अंदर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो क्या वहां पे सांस सही आ सकेगी? क्या वहां पे पॉल्यूशन बढ़ जाएगा? तो इस चीज को एड्रेस करते हुए वो आपसे कह रहा है कि जी अगर आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अगर आपका सप्लायर भी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है, ये आपका सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी है. फिर एक और जुरिस्डिक्शन, तो हमने ए डिस्कस कर लिया, बी की तरफ आते हैं. बी क्या कर रहा है भाई? बी जो है जुरिस्डिक्शन बी, गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टैक्स इंसेंटिव फॉर एंटिटीज परस्यूइंग द सस्टेनेबल ऑपरेशंस which could influence how the entity supplier operates. सही है. अब यहाँ पर जुरिस्डिक्शन बी की जो गवर्नमेंट थी वो यूरोप में थी और उसने कहा था कि जी अगर आप फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन कर भी रहे हैं तो आप साइमल्टेनियसली आपने काम ये करना होगा कि आपने कुछ फॉरेस्टेशन करनी भी पड़ेगी. सही है, आपने कुछ सीड्स वगैरह करने होंगे, आपने फार्मर्स को जो है वो पैसे देने पड़ेंगे ताकि वो चीज़ बैलेंस रह सके. यूरोप में एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि जी अगर आपके घर के बाहर भी एक दरख्त आ जाता है, ठीक है, और अगर आप क्रिसमस के वक्त होता है कि जी आप एक दरख्त तोड़ते हो ना, क्रिसमस को दरख्त वगैरह सजाते हैं, तो वहाँ पर रूल ये कि जी अगर आप फॉरेस्ट से एक दरख्त, वो पूरी 70-80% ग्रीनरी, कभी आप वर्ल्ड पे देखिएगा तो आपको ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है पूरा डेजर्ट दिख रहा होगा और ऊपर अगर आप यूरोप देख रहे होंगे तो वो पूरा का पूरा ग्रीनरी दिख रहा होगा. लेकिन वहाँ पे फिर भी रूल किया कि क्रिसमस के लिए भी अगर आप एक ट्री निकाल लें लेट से, सही है, तो यू हैव टू प्लांट दी अनदर ट्री, यू हैव टू प्लांट दी अनदर ट्री, ताकि अगले साल तक वो एक और ट्री आपके लिए रेडी हो जाए. तो लेट से वो जुरिस्डिक्शन में एक टैक्स इंसेंटिव करती है कि जी अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपको टैक्स क्रेडिट देंगे. सही है, तो यहाँ पे इकोनॉमी का मसला है. सही है, यहाँ पे किस चीज का मसला है? यहाँ पे इंटरेक्शन विद इकोनॉमी, गवर्नमेंट है. सही है, तो यहाँ पे जो सप्लायर और गवर्नमेंट है इनका एक आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और इंटरेक्शन किससे रिलेटेड हो रहा है? इकोनॉमी से रिलेटेड हो रहा है. स्टैंडर्ड कहता है कि जी ये भी आपसे रिलेटेड सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि जी अगर वो सप्लायर भी नहीं करेगा, वो इंसेंटिव हासिल नहीं करेगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई ना कर सके. तो आपने तो सप्लायर को कन्विंस करना है कि जी आप ये चीज कर रहे हैं और फॉर एग्जाम्पल हम अपनी प्राइसिंग वगैरह में उसको एडजस्ट कर लेते हैं. फिर हमारे पास तीसरी एंटिटी आती है विच इज जुरिस्डिक्शन सी, इज एक्सपीरियंसिंग अ डाउट which could affect the ability of the entity's supplier in jurisdiction D to produce the raw materials needed by the entity. तो यहाँ पर जो जुरिस्डिक्शन सी है जो कि आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती थी, वो किससे इंटरेक्ट कर रही है? वो नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रही है. सही, जो कि वो नेचुरल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रही है तो वो अब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर ही नहीं सकेगी. जब वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी तो वो आपको सप्लाई नहीं कर सकेगी. जब आपको सप्लाई नहीं कर सकेगी तो आपके बिजनेस मॉडल में इंपैक्ट आएगा. क्यों इंपैक्ट आएगा? बिकॉज सप्लायर इज अ पार्ट ऑफ योर वैल्यू चेन. To sustain your business model, you need the supplier to produce the raw material. और अगर environment की वजह से फॉर एग्जाम्पल जमीन बंजर होने जा रही है और पानी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब है वो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ये आपका सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क है. स्टैंडर्ड आपको ये एजुकेशन मटेरियल आपको कहता है एंटिटी कंसीडर दिस फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग द सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जाम्पल द एंटिटी माइट डिटरमाइन दैट द टैक्स इंसेंटिव्स इन जुरिस्डिक्शन बी रिप्रेजेंट्स अ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी that could reasonably be expected to affect the entity's prospects. This example shows that if the entity's business partners in its value chain faces the sustainability related risk and opportunity, the entity could be exposed to the sustainability related risk and opportunity as a consequences. ये जो मैंने आपसे पहली क्लास में डिस्कस करा था ना बच्चों, ये वहाँ का रेफरेंस है. सही है कि अगर आपके सप्लायर को कोई सस्टेनेबिलिटी का मसला है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका भी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी का मसला हो सकता है. तो बड़े दो इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़े, डायरेक्ट भी पढ़ा, इनडायरेक्ट भी पढ़ा, वैल्यू चेन को भी पढ़ा. वैल्यू चेन में आप जो है आप इन्वायरमेंट के साथ, आप सोसाइटी के साथ, आप स्टेक होल्डर के साथ, आप इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली भी इंटरेक्ट कर सकते हो. या अगर आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे और आपकी वैल्यू चेन में जो लोग हैं जो कि आपके बिजनेस मॉडल को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग हैं, सही है, अगर वो भी इन लोगों के साथ इंटरेक्ट करें तो आप सोचें कितनी ज्यादा शाखें निकलती आ रही है. या तो आप इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं,
या आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या आप जो है वो गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके बिजनेस मॉडल में जो वैल्यू चेन होगी वो लोग भी उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। जब वो लोग उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो वो आपका भी रिस्क हो सकता है। सर एक सवाल पैदा होता है, और सवाल ये पैदा होता है, सर आप ये कह रहे हैं, मुझे पता है आपके जहन में क्या सवाल चल रहा है कि सर आप अब आप है ना प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि जी मैं ऑडिट कर रहा हूँ और मैं एक क्लाइंट को ऑडिट कर रहा हूँ और उसने IFRS S1 अडॉप्ट किया हुआ है और मैं उसको ओपिनियन दे रहा हूँ। सर वो जो कंपनी है, वो कंपनी किस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकती है? सही है, वो कंपनी किस तरीके से सप्लायर्स को, कस्टमर को, एंड प्रोडक्ट को किस तरीके से वो ये इवैल्यूएट कर सकेगी जी कहाँ कहाँ पे वो इंटरेक्ट कर रहा है और क्या क्या सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी हो सकता है? इसके ऊपर स्टैंडर्ड ने आपको कुछ रिलैक्सेशन दी है। स्टैंडर्ड आपसे कहता है डिटरमाइनिंग द स्कोप ऑफ एन एंटिटीज वैल्यू चेन प्रोपोर्शनेटली मैकेनिज्म। सही है, वो कहता क्या है? द पोटेंशियल स्कोप ऑफ द एंटिटीज वैल्यू चेन इंक्लूडिंग इट्स ब्रेथ एंड कॉम्पोजिशन इज सिग्निफिकेंट. Recognizing the potential challenges for application, the ISB decided to limit the extent of the efforts needed when determining the scope of an entity's value chain. सही है? To do this, it introduced a proportionality mechanism in IFRS S1 that states that an entity is not required to undertake an exhaustive search when assessing the scope of its value chain to identify sustainability related risk and opportunity. Instead, the entity is required to use all reasonable and supportable information that is available to the entity at the reporting date without undue cost or effort. सही है, पैराग्राफ B6 IFRS S1 कहता है. It is also noted that the ISB standard only required the material information to be provided about the sustainability related risk and opportunity to inform primary user decisions, so that analysis of the value chain and the identification of the material is made within that context. यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जी आपके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगी ना रिपोर्टिंग डेट पे, उसके बेसिस पे आपने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी करना है विदाउट डूइंग अनड्यू कॉस्ट एंड एफर्ट. अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट एंड एफर्ट लग रही है आपको, सही है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं. जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जो एक रीजनेबल इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो सकती है. भाई अगर सप्लायर है फॉर एग्जाम्पल, आपको कैसे पता सप्लायर, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सप्लायर आपका जो है वो लग्जमबर्ग में बैठा हुआ है, और आपको कैसे पता चलेगा कि लग्जमबर्ग के उस कम्युनिटी में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है? तो क्या मैं यहाँ से बंदे भेजूँ वहाँ पे चेक करने के लिए जी प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये मैं नहीं कर सकता. तो जो रीजनेबल एफर्ट्स वगैरह हो गई, आपने क्लाइंट से पूछ लिया, आपने थोड़ा बहुत सर्च कर लिया विदाउट परफॉर्मिंग एनी कॉस्ट, सिग्निफिकेंट कॉस्ट एंड एफर्ट्स, जो उसके बेसिस पर आपने एनालिसिस करना और जो रिपोर्टिंग डेट पे आपके पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उसके बेसिस पर आपको करना है. तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई है, और रिलैक्सेशन इस चीज़ की दी गई है कि जी विद रीजनेबल टाइम, विद रीजनेबल कॉस्ट, विद रीजनेबल एफर्ट्स, जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन रिपोर्टिंग डेट पे अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप करें, और प्लस अपनी एफर्ट्स और टाइम को वहाँ फोकस करें जहाँ आपको लगता है ये मटेरियल हो सकता है. चाहिए जहाँ आपको लगता है कि अगर 10 सप्लायर है आपके पास, मेरी पहली क्लास एग्जाम्पल याद रखना, अगर 10 सप्लायर है और एक सप्लायर बैठा हुआ है इंडिया में, और वो इंडिया में बैठा हुआ है और वो आपका की सप्लायर नहीं है, सही है, उसकी वजह से अगर कल को वो बंद भी हो जाता है तो आपके ऊपर इतना लेट से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा फॉर एग्जाम्पल, सही है, बंद नहीं आएगा. तो इसका मतलब उससे रिलेटेड आपको इतनी ज़्यादा कॉस्ट और एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, आपको उन मटीरियल चीज़ों के ऊपर करने की जरूरत है. मटीरियल चीज़ों में भी रीजनेबल लेवल पर, सही, अनड्यू नेसेसरी आपने एक्सेसिव कॉस्ट और टाइम जो है वो इनकर्ड नहीं करना होगा. जो इन्फॉर्मेशन आपके पास रिपोर्टिंग डेट में अवेलेबल होगी उसके बेसिस पर आपने सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी को है आपने ड्राफ्ट करना होगा. अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको स्टैंडर्ड जो है वो मजीद एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है. वो आपसे कहता है दिस रिक्वायरमेंट टू यूज व्हाट इज ऑल रीजनेबल एंड सपोर्टेबल इन्फॉर्मेशन. उसको उसने 3 स्टेप बता दिए. दिस रिक्वायरमेंट टू यूज ऑल रीजनेबल एंड सपोर्टेबल इन्फॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल टू द एंटिटी एट द रिपोर्टिंग डेट विदाउट अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट. Assist the entities by establishing a parameters for the type of information they consider when identifying the sustainability related risk and opportunity arising from their value chain and the efforts required to obtain such information. तो यहाँ पे उसने एक पैरामीटर बता दिया कि जी कितना टाइम लगाना है, कितनी एफर्ट्स लगानी है. दिस रिक्वायरमेंट ऑल्सो क्लैरिफाइज दैट एन एंटिटी, ये 3 पैरामीटर्स हैं, ये 3 आपका दायरा है जिसके रहते हुए आपने करना है. पहली चीज is required, ये 3 steps हैं. The entity is required to use all the information available to it at the reporting date without undue cost or effort. तो सबसे पहला पैरामीटर क्या है भाई? जितनी भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो कि विदाउट अनड्यू कॉस्ट और एफर्ट हो सकती है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी आपने ऑब्टेन करनी है. सही है, तो सबसे पहला काम आपने ये कर लिया कि जी आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली विदाउट अनड्यू कॉस्ट और जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है वो सारी की सारी अपने वैल्यू चेन में आपने ऑब्टेन कर ली. अगर आपको सप्लायर जो है वो माल सप्लाई करता है फॉर एग्जांपल और ट्रक के थ्रू कर रहा होता है, तो आप ये उससे एटलीस्ट मांग सकते हैं कि जी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स ये प्रोवाइड कर दो कि आपका जो ट्रक है वो कौन सा है, क्या वो इलेक्ट्रिक कार है, या वो डीजल पे चलने वाली कार है, या वो पेट्रोल पे चलने वाली कार है, या वो गैस पे चलने वाली कार है. लेट से आप उससे ये इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो कि जी मुझे आप अपने गाड़ी के कुछ कागजात वगैरह दिखा दो. ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आराम से हो सकती है, रादर देन कि आप वहाँ पे जाएं और आप वहाँ पे जाके
फॉर एग्जाम्पल ये करें कि जाके चेक कर रहे हो कि जी वो कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहा है, या वो अपने लेबर से किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, अपने लेबर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। तो आप बैठ के तो यार अगर इतना दूर है तो आप तो, और उसकी इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं और इतने सारे वर्कर्स हैं, आप तो एक के साथ बैठ के इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि जी आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मांग ली कि जी आपके लेबर के साथ नॉर्मली क्या पॉलिसीज वगैरह होती है, मुझसे वो शेयर कर दें। क्या आपने ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करी है उनको, क्या आप उनकी वेलबींग का ख्याल रखते हैं, कोई आपके पास अंडर 18 तो लेबर या वर्कर नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ लेट्स से आप इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एन एग्जॉस्टिव सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इट्स वैल्यू चेन दैट वुड रिक्वायर एंड यू कॉस्ट और एफर्ट। मैं अब ये सोचूं, और मैं कौन जी, मैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑडिटर हूँ, मैं कंपनी के वर्कशॉप, मैं एक क्या कहते हैं एक एजेंट को हायर करता हूँ, सही है। और वो जो एजेंट है, डिटेक्टर है, वो जाएगा फैक्ट्री के बाहर और चेक कर रहा होगा कि जो बंदे गुजर रहे हैं कहीं उसमें से कोई 18 साल से छोटा तो नहीं है। और मैं ऐसे ही चलते फिरते उनसे पूछ लूँगा कि यार बताओ अंदर माहौल कैसा है, तंग तो नहीं करते, चीज़ें सही हैं। ये काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एग्जॉस्टिव सर्च फॉर द इन्फॉर्मेशन। आखिरी चीज़, इट्स रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इट्स वैल्यू चेन यूजिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज रीजनेबल एंड सपोर्टेबल। तो वो कहता है अगली चीज़, इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इट्स वैल्यू चेन यूजिंग द इन्फॉर्मेशन दैट इज रीजनेबल and supportable. This concept also provides relief to entities that face the challenges associated with obtaining information from entities throughout their value chain. Basis of conclusion में ये चीज़ conclude कर दी गई है और उसने आपको पैरामीटर बता दिया कि जी इस तरीके से आपने चीज़ों को कंसिडर करना है। तो ये हमारा पहला स्टेप था विच इज़ वैल्यू चेन। अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज एंड रिलेशनशिप विच इज़ द सेकंड हार्ट बीट ऑफ IFRS S1। थैंक यू सो मच।